हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम मेरिकल्स। और मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपके साथ साइंस का सेक्शन सी फिज़िक्स जो है उसका पेपर में डिस्कस करूँगा। उसके सॉल्यूशंस में लेके आया हूँ, उसका डिस्कशन अच्छे से करेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपसे ये कह दूँ कि इससे जस्ट पहले मैंने मैथ्स का भी एक सॉल्यूशन डाला है जो पेपर आप बोर्ड का भी दे के आए हैं। ठीक है, तो आप उसको भी ज़रूर जाके देखिएगा। और उससे पहले मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी, अब आपके पास तो बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन उसको जाके एक बार ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए। लास्ट मिनट में कैसे पढ़ाई करनी है सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन फिजिक्स का। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 दे रखा है। ठीक है, एक रियल इमेज बना रहा है। ठीक है, इफ़ द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द पोजीशन ऑफ इमेज विल बी रिस्पेक्टिवली। भाई एक बात बताओ, कोई लेंस है, ठीक है, लेंस जो है उसका फोकल लेंथ दे रखा है 15। ठीक है, अब कह रहा है कि वो रियल इमेज बना रहा है, जाहिर सी बात है वो अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा होगा तो रियल इमेज का मतलब है कि वो इधर की साइड बना रहा है। ये तो पोजीशन हो गई। दूसरी बात, मेन चीज़ ये देखो, यहाँ पे लिखा है सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज़ इमेज की जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ के बराबर है। कहने का मतलब ये हो गया कि जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही साइज़ का इमेज है। तो ये कब होता है? ये तभी होता है जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी या फिर 2f पोजीशन पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? 2f पोजीशन पे। ठीक है, 2f1 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 2f2। ठीक है, इसे C1 लिख देते हैं, इसे C2 लिख देते हैं। ठीक है, हमारा फोकल लेंथ 15 दे रखा है, तो ये 15 और 15 मिलके टोटल हो जाएगा 30। हमारे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? -30 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन के हिसाब से। और जो हमारा इमेज होगा वो क्या होगा? ये होगा हमारा 15, ये f1 है और ये मेरा 2f2 है, सॉरी। और ये 15 और 15 मिलके हो जाएगा +30 साइन कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि लेंस के जब इधर जाते हैं तो सारे जो डिस्टेंस होते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं, और जब नेगेटिव होता है वो जब लेफ्ट हैंड साइड होता है वो सब नेगेटिव लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -30 और +30। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू योर आइज द ciliary muscles of your eye contract and the eye lens becomes thick। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा पहला वाला। ठीक है, जाहिर सी बात है तुमको अगर कोई पास की ऑब्जेक्ट देखना है ना, कोई भी पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो तुम्हारा फोकल लेंथ जो होना चाहिए ना, फोकल लेंथ वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझ में आ गई? तुम्हारा अगर फोकल लेंथ, तुम्हारा जो फोकस होगा, तुम्हारे लेंस का फोकल लेंथ जो होगा वो दूर होगा तो तुम पास की चीज़ें नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो मसल्स होते हैं वो जो आई होता है ना, उसको क्या कर देता है? उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, ताकि जो लेंस है वो थोड़ा सा मोटा हो जाए, थिक हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? थिक हो जाए। उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाता है कि तुम्हारा जो फोकल लेंथ होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। फोकल लेंथ जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। डिक्रीज़ होने की वजह से तुमको पास की चीज़ें दिखनी पड़ती, देख सकते हो। अब क्या है, जैसे तुम ये समझ लो जैसे अंधेरा होता है ना, तो तुम्हारी आँखें एकदम, तुमने देखा होगा तुम्हारी जो आंखें हैं वो बड़ी हो जाती हैं, वो एडजस्टमेंट होता है, इससे कोई अकोमोडेशन कहता है। ठीक है, आंखें ऐसे एडजस्ट करती हैं। समझ में आ गई? आगे अब देखो, ये आपका एजर्शन रीजनिंग है, ये अच्छे से देखिएगा। एजर्शन में कह रहा है कि व्हेन द लाइट रेज when rays of white light pass through a prism on emerging they give spectrum of 7 colors। विबग्योर देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। पहला वाला तो बिल्कुल एजर्शन सही है। रीज़न दिया है इट इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट द रेड लाइट बेंड्स मिनिमम एंड वायलेट लाइट बेंड्स द मैक्सिमम। ये गलत है। स्कैटरिंग और डिस्पर्जन में फ़र्क होता है, इसका आंसर डिस्पर्जन होगा। ठीक है, डिस्पर्जन होता है। ठीक है, डिस्पर्जन का मतलब होता है कि एक वाइट लाइट जो है वो 7 अलग अलग कलर्स में बट गई है। ठीक है, स्कैटरिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी एक लाइट है, कोई भी कलर की कुछ भी लाइट हो सकती है, वो स्कैटर हो जा रही है। ठीक है, वो कहीं स्कैटर हो जा रही है। डिस्पर्जन का मतलब वाइट लाइट से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डिस्पर्जन होगा। दिस फिनोमिना, ये इसका रीज़न फॉल्स है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन, स्कैटरिंग नहीं कहलाता है। ठीक है, इट अकर्स बिकॉज डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स इनसाइड द ग्लास। ठीक है भाई, अलग अलग कलर के जो होते हैं लाइट हैं वो अलग अलग स्पीड में चलते हैं ग्लास के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग होता है। ठीक है, समझ में आई? तो इसमें देखा गया है जो विबग्योर में वायलेट होता है वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है और जो रेड होता है वो सबसे कम बेंड होता है। ठीक है, आगे अब ये कह रहा है कि इसको डायग्राम को देखना है, इस डायग्राम को देख के ये बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे लेंस कौन सा यूज़ किया गया है। ठीक है,
यहाँ पे लेंस साफ साफ नज़र आ रहा है कि कौन सा यूज़ किया गया है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया है। द रे डायग्राम शोज अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव लेंस जो होती है, कॉन्केव लेंस ओनली फॉर्म्स डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेजेस, ये याद रखना, यहाँ पे मैं इसलिए लिख के लाया हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी एक वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है, और एनलार्ज बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। ये केवल और केवल किस में बनती है, कॉन्वेक्स में बनती है, समझ में आ रही है। फिर आगे पूछा गया है कि इफ़ द रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड द साइज ऑफ द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर वॉज द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो तुमसे यू की लेंथ पूछी गई है, समझ में आ गई। इमेज डिस्टेंस मुझे 30 दिया गया है, मैग्नीफिकेशन मुझे -2 दिया गया है, तो मुझे ये पता है कि फॉर्मूला लगा देंगे m इज इक्वल टू वी बाई यू। यहाँ से मेरा u की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल आएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरी यहाँ से निकल आएगी, ठीक है। वो क्या है, ये -15, जाहिर सी बात है माइनस ही आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है, ये चीज़। आगे और कुछ पूछा गया है, नहीं, बस इतना ही है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे मैंने टिप नीचे ये लिखी हुई है कि पे क्लोज अटेंशन टू द वर्डिंग्स। वर्डिंग्स को ध्यान से देखना कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, ठीक है। उसी से प्लस माइनस की गलतियाँ हो जाती हैं, मैं तुमको लोग को यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और रियल वर्चुअल में भी ध्यान रखना कि रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है, वर्डिंग्स पे ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। आगे चलते हैं। 34A कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ इतना रेडियस और इतनी लेंथ, ठीक है, आर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, लेंथ दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है। तो रेजिस्टिविटी पूछिए भाई, यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। यहाँ पे रो को एक जगह ले जाएंगे, बाकी सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल, ठीक है। रो को एक जगह ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आर मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन एल। तो यहाँ सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो फाइनल मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो ऑप्शनल वाला था उसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेटिंग इतनी दी गई है, पावर रेटिंग इतनी है, ठीक है, और इसकी ऑपरेटिंग रेटिंग इतनी है, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है, और उसमें इतना करंट है, ठीक है, करंट आई की वैल्यू दे रखी है। पूछा गया पावर क्या कंज्यूम कर रहा है अगर उसको 200 वोल्ट में चला रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो रेटेड वोल्टेज हमारी इतनी दे रखी है, करंट इतना दे रखा है, ऑपरेटिंग वोल्टेज इतनी दे रखी है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को यूज़ करके यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, ठीक, फिर इसी को अगले वाले इसमें रख के वहाँ से आई निकाल देंगे, ठीक है, सॉरी पावर निकाल लेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V² अपॉन आर, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। आंसर आपका 2 किलो वॉट आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे, अ पर्सन इज़ अनेबल टू रीड अ बुक प्लेस क्लोजर देन 1 मीटर। अगर एक बंदा है, उस बंदे के आँखों के सामने 1 मीटर से कम की दूरी जैसी हो जाती है तो वो कुछ पढ़ नहीं पाता है, ठीक है। पूछा गया है आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ द विजन इन हिज आइज। जो पास की चीज़ें नहीं देख पा रहा है तो उसकी आंखों में कौन सी प्रॉब्लम है वो बताना है, रे डायग्राम बना के बताना है इसे, ठीक है। जाहिर सी बात है जो डिफेक्ट होगा वो क्या होगा, हाइपरमाइट्रोपिया, ठीक है, जिसे फार साइटेडनेस कहते हैं, जब हमको पास की चीज़ें नज़र नहीं आती है, ठीक है। रे डायग्राम ये मैंने यहाँ पे पूरी तरह अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और ये मैं बना के लाया हूँ, ठीक है। रे डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। क्या हो रहा होता है, जैसे ही आपका एक यहाँ पे पॉइंट होता है जहाँ से आपको धुंधला नज़र आने लगता है, वहाँ पे क्या हो रहा होता है, ये रेस जा रही होती हैं और आपका जो इमेज बन रहा होता है ना वो रेटिना के पीछे बन रहा होता है। इसी को करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि उसकी फोकल लेंथ को थोड़ा सा पास में ले आता है। मैंने पहले अभी क्या बताया था, जितनी पास की चीज़ें देखने के लिए तुम्हारा फोकल लेंथ जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, ये आपका जो फोकल लेंथ होता है ना वो थोड़ा सा छोटा कर देता है, जिसकी वजह से जो रेटिना के पीछे जो इमेज बन रही थी वो खिसक के आगे आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ है, ये ऐसे ही बना लीजिएगा। जाहिर सी बात है कि ऐसा बिल्कुल इतना ऐसे बिल्कुल आंखें ऐसे नहीं बनाना है, हाँ इतना सिंपल बनाने लगे। बस मेन चीज़ ये हेडिंग्स होती हैं, बस ये आपकी जो ये जो आपका, ठीक है, लेबलिंग जो है बस लेबलिंग सही होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है। एक आपको भाई कोई एक्टिविटी ऐसी बतानी है जिसमें आपको क्या करना है, किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड पे रखने के बाद ये उसमें एक्सपीरियंस, वो जैसे आपको भी पता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक फोर्स महसूस करता है, ठीक है। वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे क्या होता है, ठीक है। आगे मैं इसके लिए पूरा बना के ले आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ये एक सस्पेंड करके यहाँ पे रखा गया है,
ये आपका एल्यूमिनियम रॉड है जिसमें से यहाँ से करंट जा रही है और यहाँ पे बैटरी लगाई गई है, की लगाया गया है और आपका स्विच लगाया गया है और यहाँ रियोस्टैट तो रेजिस्टेंस ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। उसको एक हॉर्स-शू मैग्नेट के बीच में रखा गया है और हॉर्स-शू का जो साउथ है वो ऊपर की साइड है और जो नॉर्थ है वो नीचे की साइड है, ठीक है। यहाँ से करंट इधर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे आप लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और यहाँ से आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा करंट की डायरेक्शन यहाँ पे है इधर की साइड, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की साइड है, तो हमारा फोर्स होगा इस रॉड पे कहाँ पे लग रहा होगा, या तो फिर बाहर की तरफ लग रहा होगा या तो फिर अंदर की तरफ लग रहा होगा, वो मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है व्हेन द करंट इज पास थ्रू द एल्यूमिनियम रॉड प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द रॉड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड गेट्स डिस्प्लेस्ड, ठीक है। हम करंट को ये डायरेक्शन एक तरफ चेंज कर देंगे, एक डायरेक्शन में वो बाहर की तरफ फोर्स आ रहा होगा और जब चेंज कर देंगे वापस तो फिर अंदर की तरफ आ रहा होगा। आपको मुझे बताना है कमेंट्स में कि इस केस में जो रॉड होगी वो किस तरफ मूव करेगी, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ, ठीक है। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन जो था ये वाला, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। इसमें कह रहा है कि इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर, एक चैम्बर में बैठे हो विद योर बैक टू वन वॉल, तुम बैठे हो ऐसे कि तुम्हारी पीठ जो है एक दीवार की तरफ है और एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल फ्रॉम द बैक वॉल, ठीक है। जहाँ तुम्हारी पीठ है उस पीठ की तरफ से तुम्हारे पीछे से एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, तुम्हारे सामने वाली दीवार की तरफ जा रही है, ठीक है। इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट, जैसे ही वो तुम्हारे बगल से निकली होगी तो क्या हुआ, वो जो तुम्हारा जो बीम थी वो राइट हैंड साइड क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो तुमको ये बताना है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, ये इमेजिन करके, ठीक है। यहाँ देखो इसको लॉजिक क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन बीम्स मूव्स फ्रॉम बैक वॉल टू फ्रंट वॉल, तुमसे दूर जा रही है, तुम जहाँ बैठे हो तुमको छोड़ के तुम्हारे पीछे से आगे की तरफ सामने की तरफ जा रही है, ठीक है। देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट टू दी करंट फ्लो, जाहिर सी बात है तुमको ये पता है कि करंट का जो फ्लो होता है, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की क्या होती है, ऑपोजिट होती है, एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होती हैं, याद रखना। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम फ्रंट वॉल टू बैक वॉल टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो अगर मेरे पीछे से आगे की तरफ, मेरे सामने की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट कहाँ से आ रहा होगा, मेरे सामने से मेरे पीछे की तरफ जा रहा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम इज टू योर राइट, जो फोर्स लग रहा है वो राइट हैंड साइड लग रहा है, ठीक है। तुम्हारा करंट इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, और तुम्हारा राइट हैंड साइड इधर होगा, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब पूछा गया है यहाँ पे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करेंगे तो यहाँ थंब जो होगा, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है, पॉइंट द मिडिल फिंगर टुवर्ड्स द योर्स डायरेक्शन, क्योंकि मेरी डायरेक्शन की तरफ ही करंट आ रही है ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडिल फिंगर वहाँ की तरफ करेंगे। ऐसे याद नहीं होता तो कहाँ पे रखना है ना, तो इसको FBI से याद कर लिया करो, FBI, ठीक है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ऐसे करके याद कर लो। ये हमारा थंब होगा, ये हमारा फोर फिंगर होगा और ये हमारा मिडिल फिंगर होगा, FBI करके याद कर लेना, ठीक है, अगर याद नहीं होता तो। समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऐसे आप 90 आपको पता ही है लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाते हैं, तो आपका जो थंब होगा वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, जो B होगा वो मैग्नेटिक फील्ड करेगा और I जो होगा वो मेरा क्या करेगा, करंट करेगा। सारे इसी डायरेक्शन लगा के देख लेना और जब चेक करोगे देखोगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी, एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है। आगे, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द वायर, ये बिल्कुल सही बात है। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब वायर है वो सीधी है, बिल्कुल कैसी है, सीधी, उसमें से करंट जा रही है, तो क्या होगा यहाँ पे जो उसका, जब भी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। लेकिन इसी वायर को मैं बेंड कर दूँ, बेंड करके एक सर्कुलर लूप बना दूँ और इसमें से जब करंट दौड़ेगा तो क्या होगा, ये छोटे छोटे जो इसके सेगमेंट्स होंगे जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं वो मिलके क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे जो कि सेंटर की तरफ जा रहा होगा, सारा कहाँ जा रहा होगा, सेंटर। इस लूप का जो सेंटर होगा वहाँ पे आपका जो फोर्स होगी, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी सेंटर पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सही बात है। तो ये दो आप एग्जांपल्स देके या दो कंडीशन बता जस्टिफाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बता रहा है कि करंट
कह रहे स्ट्रेट वायर है ए और बी, ठीक है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है और ये बता रहा है एक्स वाई जेड तीनों पॉइंट में से कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अरे भाई तुमको ये पता है कि जो बी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, डिस्टेंस, ठीक है, जितनी दूरी कम होगी उस पर उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये रहा आंसर आपका, ठीक है। एक्स पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो मैक्सिमम होगी, क्यों, क्योंकि बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। आगे ये आपके पेपर में आया था, ये आपका, इसका कुछ मतलब नहीं है, इसको इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, बस लेंस के बारे में लिखा है कि लेंस जो फोकल लेंथ होती है उसका रियल इमेज बना रहा है कि वर्चुअल बना रहा है कि वो कॉन्वेक्स और कॉन्वेकेव के बारे में बताया जा रहा है, कुछ है नहीं। क्वेश्चन आपका मेन यहाँ से शुरू हो रहा है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज यूज टू फॉर्म एन इमेज। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, वट विल बी द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। मुझे एफ दे रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, यू, ये हो जाएगा -40 और आपसे पूछा क्या गया है, पोजीशन गया है, तो पोजीशन का मतलब हमको वी ढूंढना है, क्या ढूंढना है, वी ढूंढना है। तो हम सीधा क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, लेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे सारे फॉर्मूले लगा देंगे और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-40। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर +40 आएगा, ठीक है। +40 का मतलब है कि लेंस के इधर की साइड बन रहा है, जाहिर सी बात है। नेचर क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि जो उसका जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 2f पे रखा गया है। तो मैंने अभी इससे जस्ट पहले 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था कि जब भी अगर कोई भी चीज़ तुम्हारे 2f या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी जाती है तो वो अगर यहाँ पे 2f1 पे रखी गई है तो वो 2f2 पे ही बनेगी, ठीक है, 2f2 पे बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। ये देखिए -40 है, देखो +40, डिस्टेंस सेम है, दोनों का साइज़ भी सेम होगा, ठीक है। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ये भी होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, समझ में आ गई। अगला कह रहा है इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस। एक कॉन्केव लेंस के बीच में, एक कॉन्केव लेंस है, ऐसे बना दिया, ठीक है, ठीक, ये से जा रहा है, ये आपका मान लो ये फोकस है, ये आपका पोल है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपका रे डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपके लिए होमवर्क, वैसे तो मैंने ये बना दिया, इसको भी आप देख लें, आप मुझे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये वैसे तो सारा आंसर लिखा हुआ है, ठीक। ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कह रहा है कि ये भी आया ही था, फिर से आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। लेंस का कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 30 दे रखा है, कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 दे रखा है, ठीक है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ढूंढना है और पावर ढूंढनी है दोनों कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले पावर ढूंढने के लिए तो जो भी सेंटीमीटर में अगर मीटर में नहीं दिया है तो हमको उसको मीटर में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है पावर जो होती है वो 1/f होती है और f मीटर में रखा जाता है। अगर सेंटीमीटर में ही रखना है तो ये 100 रखोगे, अगर रखना भी है तो याद रखना, अगर तुम भूल जाते हो लेकिन 100 रखोगे अगर सेंटीमीटर में रख रहे हो तो, ठीक है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, ये कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, इतनी, कॉन्केव की कितनी दे रखी है -1.5। तो यहाँ पे पहले कॉन्वेक्स लेंस की हम पावर निकालेंगे 1/f करके, तो मेरा ये आया, कॉन्केव की निकालेंगे तो ये आया। इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगी, दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों को हम ऐड कर देंगे, समझ में आ गई। और जब ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर -3.34 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट फोकल क्या होगा, ये जो हमारा ये P है, P से 1/f है तो f इज इक्वल टू 1/p कर देंगे, ठीक है, याद रखना, -30 आंसर आएगा, ठीक है। और ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लो कि ये तुमसे पूछा गया है कॉम्बिनेशन है 2 का और कहा गया है, अगला क्वेश्चन आ रहा है मैं उसी में बताता हूँ, ये वाला इसका अगला क्वेश्चन, ये इसमें एक आ गया है, सेम यही चीज़ दी गई है, इसमें 2 मीटर दिया गया है, एक का 1.5 दिया गया है, पूछा गया है कि जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा कि कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा। ये तुम्हारा 1 नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है अगर तुमसे पावर दी गई हो। पावर अगर पॉजिटिव होती है तो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। पावर अगर नेगेटिव होती है तो वो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, बस इतना याद रखना, बस इतना याद रखना, ठीक है। इसको ऐसे ही सॉल्व किया है, ठीक है। कॉन्केव लेंस की हमने पावर निकाली, कॉन्वेक्स की पावर निकाली, दोनों को ऐड किया, आंसर मेरा पॉजिटिव आया और पॉजिटिव का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है।
क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ गई? आगे, ड्यू टू चेंज इन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चेंजेस वाइल द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। भाई एक बात बताओ, रेजिस्टेंस जो होता है एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। इसको इस तरह समझो, देखो आसान भाषा में बताता हूँ। कोई एक ऑब्जेक्ट ले लो जिसकी एक पर्टिकुलर कोई डेंसिटी होगी, ठीक है, कोई डेंसिटी होगी रो, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि, या फिर चलो कहीं और नहीं जाना, पानी ले लो, पानी की डेंसिटी क्या होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। पानी तुम्हारे पास 200 मिलीलीटर गिलास में है, चाहे 1 लीटर बॉटल में है, उसकी डेंसिटी तो उतनी की उतनी ही रहेगी ना, डेंसिटी थोड़ी चेंज हो रही है। समझ में आ रही है? क्योंकि वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। भाई पानी का जो डेंसिटी है, तुम चाहे अपने ढक्कन में ले लो, चाहे गिलास में ले लो, चाहे तुम बॉटल में ले लो, चाहे किस में ले लो, उसकी डेंसिटी कभी चेंज नहीं होगी। सिमिलरली रेजिस्टेंस जो होता है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि कुछ चीज़ें चेंज करने से क्या होता है, यहाँ पे लिखा है डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन एंड स्पेसिफिक वायर, ठीक है, समझ में, ऑफ स्पेसिफिक वायर, ठीक है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ, डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। हम नेचर क्या यूज़ करें, जैसे मैं पानी की बात कर रहा हूँ, ऑयल की मैं बात करूँगा, उसकी डेंसिटी अलग होती है, ठीक है। कैरोसिन की बात करूँगा, उसकी डेंसिटी अलग होती है, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो, जैसे वो जो, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अगर मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने 1 गिलास पानी लिया, उसको गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने 1 बॉटल पानी लिया, उसको गर्म कर रहा हूँ, तो पहले बताओ कौन सा सबसे जल्दी, कौन सा इवेपोरेट होगा पानी? जाहिर सी बात है कम जिसकी क्वांटिटी होगी, जाहिर सी बात है ना, कम क्वांटिटी वाला जिसकी कम वॉल्यूम होगी वो ज़्यादा जल्दी बॉयल होकर ख़त्म हो जाएगा, है ना, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे है वो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट आर इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड ऑफ अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। अलॉय क्या होता है कि अलॉय में क्या चीज़ है, जनरली have higher resistivity than their constituent pure materials, meaning they produce more heat for a given current। समझ में आ गई? इसमें कुछ समझाने दे। दूसरा पॉइंट है they do not oxidize और या फिर burn easily at high temperature, जल के ख़त्म नहीं हो जाते, टूट नहीं जाते, ठीक है, उनकी वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा पार्ट था, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है, ये हो गया। या तो फिर यहाँ ये आपका I जो होता है वो क्या होता है, Q अपॉन S, ठीक है। Q मेरा होता है कूलाम में और S मेरा होता है सेकेंड्स में, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ एम्पेयर, 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज 1 कूलाम चार्ज पर सेकेंड, ठीक है, अक्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। एक कंडक्टर है ऐसा, इसका ये क्रॉस सेक्शन है, हर 1 सेकंड में इतना, इसमें कितना चार्ज जा रहा है हर 1 सेकंड में, उसको मैं 1 एम्पेयर से डिफाइन करता हूँ, ठीक है। पर सेकंड इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज जा रहा है, जो कि 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज जा रहा है तो उसे मैं 1 एम्पेयर डिफाइन करता हूँ, ठीक है। आगे बी, ये कह रहा है कि हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम each should be connected in parallel combination to draw a current of 2 एम्पेयर from battery of इतना, ठीक है। भाई इसने बोला है कि हाउ मैनी बल्ब्स, कितने बल्ब्स लगेंगे, हर एक को पैरेलल में लगाना है ताकि वो 4 वोल्ट वाले बैटरी से 2 एम्पेयर का करंट निकाल सके, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है बल्ब का, टोटल वोल्टेज दे रखी, करंट दे रखा है, ठीक है। यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, V अपॉन I, तो यहाँ से 4/2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो तुम्हारा जितना 1 का दे रखा रजिस्टर का डिवाइड बाय N, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला, सीधा यहाँ से हमारी N की वैल्यू आ जाएगी 4। तुमको पैरेलल में ऐसे करके ठीक है, ऐसे करके मुझे 4 बल्ब्स लगेंगे, ठीक है।
जो कि ये 8 8 8 8 रेजिस्टेंस के, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम द डिवाइस, इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए हम लोग एमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और कैसे कनेक्ट किया जाता है इसको, सर्किट से हम वो सीरीज़ में करते हैं, ठीक है, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को स्टेट करना है, इसको जैसे ही लिखा हुआ है ऐसे का ऐसे ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इट स्टेट्स दैट जो हीट प्रोड्यूस होती है एक रजिस्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, जो हीट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। और जो हीट प्रोड्यूस होता है इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। हीट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, जितने टाइम तक उसमें से करंट फ्लो हो रही, जितने ज़्यादा समय तक होगी उतने ज़्यादा हमारा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे, ठीक है। और मैं जो आंसर्स जिस तरह लिख के आया हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे इसमें आंसर जिस तरीके से लिखे ना, आपको एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं कर देना, आपको टू द पॉइंट रहना है, ठीक है। कि कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था पेपर, मुझे उम्मीद है इस बार भी ऐसे ही पेपर आएगा जैसे इस बार आया, कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, बहुत आसान पेपर था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।